यस स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि 250 यूनिट को जूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 250 यूनिट्स जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमने 3.6 इंटू 10⁻6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, बिकॉज 1 यूनिट इज इक्वल टू because 1 unit, or you can say that 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 जूल। तो 250 यूनिट्स की एनर्जी बतानी है जूल में, तो मल्टीप्लाई बाय दिस कर देंगे 3.6 into 10 पर 6। ओके, 9th क्वेश्चन हो गया था। अब 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। पहले इसको रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहली बार इसमें आपको गिवन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेज टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 40 किलोग्राम का, जिसको 5 मीटर की हाइट पर रेज किया जा रहा है, और फिर इसको रिलीज कर देते हैं 5 मीटर की हाइट पर ले जाने के बाद। तो ये क्या करेगा, ये फ्री फॉल करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये हाफ वे डाउन आ जाएगा तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको टोटल एनर्जी इसमें फाइंड करनी पड़ेगी। वो टोटल एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो टोटल एनर्जी ही क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सबसे पहले इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। फिर ये बताएंगे कि ऑब्जेक्ट को जब रिलीज कर देंगे तो ये आधे रास्ते नीचे आ चुका होगा, उस समय इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, तो पहले इसको डायग्राम से समझिए, फिर हम इसके लिए कैलकुलेशंस करते हैं। ये ग्राउंड हमने बनाया है इसमें, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से h हाइट पर, और वो हाइट आपको गिवन है, रेस किया जा रहा है। दिस इज रेस टू 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट तक रेस किया जा रहा है। इसके बाद में इसका मास आपको गिवन है। तो क्वेश्चन में आपको मास गिवन है 40 किलोग्राम एंड हाइट इज गिवन 5 मीटर। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में रेस किया। यहां तक रेस करने में इसके पास कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और इस समय हम इस पर कितना वर्क डन करेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको 5 मीटर की हाइट तक ले जाने में जितना वर्क डन किया जाएगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर देते हैं mgh से। सो दिस विल बी 40 into 10 into 5, दिस इज 2000 जूल। ये कितनी है, ये है 2000 जूल। तो जी की वैल्यू को हमने अप्रोक्सीमेटली 10 ले लिया, 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको 10 लेकर के सॉल्व करके बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पर आएगा ये 2000 जूल। तो इस जगह पर, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, इस जगह पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ पर लिख देते हैं चलिए। सो इट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल। 2000 जूल की पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। अगर हम इसको h हाइट पर ऐसा रेज कर देंगे तो 2000 जूल की एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है। अभी ये इसमें, अभी ये मोशन में नहीं है, अभी ये रेस्ट में है। हमने इसको इस h हाइट पर, इस 5 मीटर की हाइट पर लॉक करके रखा हुआ है। अगर 5 मीटर की हाइट पर लॉक करके रखेंगे तो ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय mgh which is 2000 joule, and kinetic energy is 0 because it is not moving। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, हाफ mv स्क्वायर या हाफ mu स्क्वायर लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है ना। तो हाफ इंटू 40 इंटू 0, तो ये 0 जूल की इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब टोटल एनर्जी बताएंगे, तो आपको ये जो काइनेटिक एनर्जी है कैलकुलेट करके नहीं बतानी। तो जो h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होती है वही उसकी क्या है, वही उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो जब भी ऑब्जेक्ट को रेस किया जाता है, ऊपर उठाया जाता है कुछ हाइट तक, तो उस समय पर आप जो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं टोटल एनर्जी की। विच एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कितनी आएगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी 2000 जूल ही आएगी। ओके, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो हम इस पोजीशन को ए बोल देते हैं। तो ए पोजीशन पर
अगर ऑब्जेक्ट पड़े है तो यहाँ पर इसके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2000 जूल है। अब बोला जा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जा रहा है। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है दिस ऑब्जेक्ट इज allowed to fall and find its kinetic energy when it is halfway down। जब ये आधा नीचे आ चुका होगा, हाफ वे डाउन का मतलब है कि जब ये ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा, फ्री फॉल करेगा, तो फ्री फॉल करते हुए आधे रास्ते तक आ चुके हैं, हाफ वे डाउन। हाफ वे डाउन का मतलब है कितना नीचे आ चुका है, 2.5 मीटर। तो इस समय पर ये जो बी पोजीशन पर ये पहुंच चुका है, इस समय पर ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगा? तो आंसर है ये ग्राउंड से 2.5 मीटर की हाइट पर होगा। हाफ वे डाउन का मतलब क्या होता है? 2.5 मीटर की हाइट। पहले 5 मीटर की हाइट थी, अब 2.5 मीटर की हाइट पर आ गया। अब आपको बताना है इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको पहले तो वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, और वेलोसिटी इसमें गिवन नहीं है, तो पहले या तो वेलोसिटी फाइंड कर लो, उससे फिर आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो कि बी पोजीशन पर इसके पास जो वेलोसिटी है उसको वीबी से लिख देंगे और इसकी वेलोसिटी फाइंड करके फिर काइनेटिक एनर्जी बता देंगे। तो वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा, इतना लॉन्ग मेथड हमें लगाने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आप, क्योंकि हम इस पोजीशन पे भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम इस पोजीशन पे भी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी एट बी, बी मतलब कितना? व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, जब ये आधे रास्ते नीचे तक आ चुके हैं। तो बी पोजीशन आ चुकी है, इस समय पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इसको लिख देते हैं ईपी, ईपी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और इसके सब्सक्रिप्ट में बी और लिख देते हैं। तो ईपीबी का मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी आएगी? फॉर्मूला लगाएंगे mgh। तो यहाँ पर हम लोग अगर mgh फॉर्मूला लगाते हैं तो बेसिकली m तो 40 किलोग्राम ही है, g की वैल्यू 10 ही रहेगी, h कितना हो गया? तो आंसर है h अब 2.5 मीटर रह गया। तो आपको ग्राउंड से इसकी हाइट देखनी है, देखिए ये लिखी हुई दिस हाइट। तो ग्राउंड से आप इसकी हाइट को देखेंगे तो ये हाइट आपको कितनी दिख रही है? देखिए 2.5 मीटर। तो ये 2.5 मीटर हाइट है अब इसकी ग्राउंड से। पोजीशन बी की बात की जा रही है। सो हियर वी विल पुट 2.5, सो दिस विल बी 1000 जूल। तो ये हो गई 1000 जूल। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाला। तो यहाँ लिखेंगे एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, the total energy will remain always constant, or you can say that mechanical energy is always conserved। ये तो हमने प्रूफ भी करके बताया था, फ्री फॉल में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो बेसिकली हम यहाँ लिखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट बी एंड काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी ए पोजीशन पे, बी पोजीशन पे, या जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा सी पोजीशन पे आएगा, तो मैकेनिकल एनर्जी तो कैसी रहने वाली है? मैकेनिकल एनर्जी तो सेम ही रहेगी। ओके, तो बेसिकली यहां पर हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या पुट करेंगे? इसमें हम लोग लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट बी। देखो टोटल एनर्जी 2000 ही रहेगी, यहाँ लिखा है ना एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो चुकी है जब ये आधे रास्ते नीचे आ चुके हैं? तो आंसर है अगर ये आधे रास्ते नीचे आ चुके हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1000 जूल। अभी हमने फाइंड की यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमने अभी लिखा कि बी पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 1000 जूल है। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2000 जूल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, 1000 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी हमें पता नहीं है बी पोजीशन पे, हाफ वे डाउन पे, तो वो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ई के बी से लिख देते हैं। अब ये 1000 जो है ये प्लस का है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू 2000, और ये 1000 को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर शिफ्ट करते ही ये माइनस का हो जाएगा। सो दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1000 जूल। तो इस पोजीशन पे ये जो बी पोजीशन है जिसको हाफ वे डाउन बोला जा रहा है, इस पोजीशन पर इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? इसके पास 1000 जूल की काइनेटिक एनर्जी होगी, और प्लस में 1000 जूल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। 1000 जूल की पोटेंशियल एनर्जी, 1000 जूल की काइनेटिक एनर्जी।
टोटल एनर्जी अभी भी कितनी है, तो यहाँ पर भी टोटल कितना है, यहाँ पर भी टोटल 2000 की है, यहाँ पर भी देखो कितना था टोटल 2000। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बेस पर सॉल्व किया जाएगा। फिर से समझ लीजिए क्या करना है। सबसे पहले आपको 5 मीटर की हाइट बता रखी है, इस 5 मीटर की हाइट के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फिर हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे कि ए पोजीशन पे 5 मीटर की हाइट पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल आ जाएगी mgh से, और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि ये इस समय रेस्ट पर होगा। अगर ये रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक ऐड कर देंगे, ऐड करके टोटल आंसर आ जाएगा 2000 जूल। ये जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ये फिर हमारे नेक्स्ट केस के अंदर काम आएगी, जब आपसे बोला जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट हाफ वे डाउन आ चुका है। हाफ वे डाउन का मतलब क्या है कि ये 2.5 मीटर नीचे आ चुके हैं। अगर ये 2.5 मीटर नीचे आ चुका है तो इसका मतलब ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी रहेगी, इसकी ग्राउंड से हाइट रहेगी 2.5 मीटर। ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर रह गया, 2.5 मीटर की हाइट पर रह गया। ओके, तो इस तरह से हमने फिर बी पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फॉर्मूला लगाया mgh। मास और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो चेंज होगा नहीं, क्या चेंज हुई है, हाइट चेंज हुई है। पहले 5 लिखा था यहाँ पे, अब 2.5 लिखा है। तो ये वैल्यू पुट करके हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली 1000 जूल। अब देखो टोटल एनर्जी तो 2000 है, अगर 1000 जूल की पोटेंशियल एनर्जी रह गई है तो 1000 जूल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी वो। तो 1000 जूल की पोटेंशियल, 1000 जूल की काइनेटिक, टोटल अभी भी 2000 है। Next question is, what is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth? तो आंसर है 0 वर्क डन आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट पे कितना वर्क कर रहा है, तो आंसर है 0 वर्क डन कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री एंगल है। ये हम लोग सर्कुलर मोशन में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये पढ़ा हुआ है कि सेंटर में हम लोग अर्थ बनाते हैं, सो दिस इज अर्थ एंड ए सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ। ये जो सैटेलाइट है, इस तरह से हमने ये सैटेलाइट बना दी, ये इसके सोलर पैनल्स हैं सैटेलाइट के, और ये मूव कर रही है अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में इस तरह से। तो ये इसका सर्कुलर पाथ है। अब इस पाथ में आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब ये सैटेलाइट मूव करेगी तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल होगा। तो ये जो अर्थ है, दिस इज अप्लाइंग द फोर्स ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर, so this is the attractive force, so direction of gravitational force is toward the center of the earth। तो अर्थ जो है वो इस सैटेलाइट को हमेशा अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। इस समय पर क्या होगा, इस समय पर ये जो सैटेलाइट है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। अब इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दिखाते हैं, एंड दिस सैटेलाइट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल इज 90 डिग्री। अब ये सैटेलाइट यहाँ से यहाँ आ जाएगी, इस पोजीशन पे आ गई। अगर इस पोजीशन पे आ गई तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी भी कहाँ होगा, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नाउ द सैटेलाइट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। आप अगर आपको सैटेलाइट की पोजीशन किसी भी लोकेशन पे बतानी है तो उस समय पे क्या होगा, आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ये सर्कुलर पाथ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, टेंजेंट क्या होती है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल को टच करते हुए जो एक स्ट्रेट लाइन पास होगी, कितने पॉइंट्स को टच करेगी, सिर्फ एक पॉइंट को, सिंगल पॉइंट को। तो यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है जो इस सर्कल को क्या करते हुए जा रही है, ऐसा कॉन्टेक्ट करते हुए जा रही है, लेकिन सिर्फ कितने पॉइंट पे, ओनली एट वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे। ओके, सो दिस इज टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, और इनमें जो एंगल बन रहा है, अगेन दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल फिर से कितना है, 90 डिग्री। तो किसी भी लोकेशन पे ले लीजिए, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो फोर्स फिर से सेंटर की तरफ होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगेन द एंगल इज 90 डिग्री। सो वी विल कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए जनरल फॉर्मूला है एफ एस कोस थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं, ये फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको एफ जी से लिखेंगे, और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से कैलकुलेट करके यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द सैटेलाइट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट अर्थ है, सेकंड ऑब्जेक्ट कौन है, सैटेलाइट।
तो यहाँ पर अर्थ का मास लिखेंगे, यहाँ सैटेलाइट का मास, और ये डिस्टेंस आ जाएगी कि दोनों के सेंटर में कितने डिस्टेंस है। सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, एस डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर वो ए पोजीशन से बी तक जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी ए से बी तक। ओके, cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 is 0, so this is gravitational force into displacement into 0, so work done is 0। तो जो अर्थ है वो सैटेलाइट पे 0 वर्क डन कर रही है। अगर अर्थ सैटेलाइट पे 0 वर्क डन कर रही है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सैटेलाइट की ना तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ना सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर पॉजिटिव वर्क डन होगा तो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर नेगेटिव वर्क डन होगा तो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोनों ही नहीं हो रहे हैं, 0 वर्क डन है। सो अर्थ इज नॉट डूइंग एनी वर्क ऑन द सैटेलाइट। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सैटेलाइट पे किसी भी तरह का वर्क डन नहीं कर रहा। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 11th क्वेश्चन। 12th question is, can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? ये कह रहा है कि फोर्स की एब्सेंस में क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ऑब्जेक्ट का। थिंक एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। ओके, हम लोग डिस्कस करते हैं फिर कि फोर्स की एब्सेंस में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। तो आंसर है यस, पॉसिबल है ना। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ मैं, 3-4 एग्जांपल बता देता हूँ, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड किया जा रहा है ए से बी पोजीशन। तो जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये ए से बी पोजीशन तक स्लाइड होगा। तो इस पर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके मैंने इसको ए से बी तक डिस्प्लेस किया। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस पर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है तभी तो क्या नहीं हो रहा, इसमें कोई वेलोसिटी क्रिएट नहीं हो रही है, सिर्फ इसकी क्या चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। बेसिकली क्या हो रहा है कि मैंने इस पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और एक फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। इस समय पे क्या होगा, नेट फोर्स 0 पॉसिबल है। अगर नेट फोर्स 0 पॉसिबल है तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये एग्जांपल हो सकता है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जब व्हीकल को कांस्टेंट स्पीड पे चलाते हैं, जब एक व्हीकल को कांस्टेंट स्पीड पे चलाते हैं तो उस समय पर भी नेट फोर्स 0 होता है। कौन कौन से दो फोर्स इक्वल हो जाते हैं? तो आंसर है कि इंजन जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो, और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक व्हीकल बनाते हैं। ये जो व्हीकल है इसका जो इंजन है वो क्या कर रहा है, वो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका इंजन इस डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस करता है। ओके, और हम देख रहे हैं कि यही डायरेक्शन इसके डिस्प्लेसमेंट की है। ये कार इस डायरेक्शन में ऐसा आगे बढ़ती जा रही है, मूव करती जा रही है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। वो जो फोर्स है वो है फ्रिक्शन फोर्स, विच इज एक्टिंग बिटवीन द टायर एंड द रोड। जो रोड और टायर के बीच में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। तो रोड और टायर के बीच में है फ्रिक्शन फोर्स, एंड दिस फ्रिक्शन फोर्स इज वर्किंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ काम कर रहा है, ये इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फोर्स इंजन प्रोड्यूस कर रहा है, एक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स पीछे की डायरेक्शन में काम कर रहा है। हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है कार, तो इसकी स्पीड ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो इंजन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो एग्जैक्टली फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। अगर इंजन ज्यादा फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स से तो क्या होगा, तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आप इसका एग्जांपल समझिए। जैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2000 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस करता है और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स है 1000 न्यूटन का, तो नेट फोर्स तो 0 नहीं आएगा।
नेट फोर्स कितना आएगा 2000 माइनस 1000, सो नेट फोर्स इज 1000 न्यूटन। तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं है जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर इस कार की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंजन जो फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो फोर्स अब बंद हो चुका है, क्योंकि इंजन जो कार का इंजन है वो ऑफ कर दिया गया। अगर कार के इंजन को ऑफ कर देंगे तो वो फोर्स प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। उस समय पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ये 0 न्यूटन का फोर्स है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है 1000 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कितना आएगा? यहाँ पर नेट फोर्स आएगा 0 माइनस 1000। अपोजिट डायरेक्शन है ना, माइनस 1000 लिखेंगे, तो ये वाली डायरेक्शन प्लस ले रखी है, दूसरी डायरेक्शन माइनस ले रखी है। सो दिस इज माइनस 1000 न्यूटन। तो माइनस 1000 न्यूटन का क्या मतलब है? माइनस 1000 न्यूटन का सीधा सा ये मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है, नेट फोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और नेट फोर्स 0 कब होगा? नेट फोर्स 0 तब होगा जब इंजन जो फोर्स प्रोड्यूस करेगा 1000 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा 1000 न्यूटन। तो यहाँ पर हम लोग इस केस में नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे 1000 माइनस 1000, सो दिस विल बी 0 न्यूटन। तो 0 न्यूटन का फोर्स आएगा। इस फोर्स के इफेक्ट में क्या नहीं होगा? ना वेलोसिटी इंक्रीज होगी जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, ना वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो ना तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो मतलब कि ये एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा? ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। और अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, ये कंडीशन होती है कांस्टेंट स्पीड की। तो जब आप साइकिल, कार या बाइक चलाते हैं उस समय आप देखते हैं कि आपकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर पे रुक गई है, वो इंक्रीज नहीं हो रही ना डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब इंजन जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो एग्जैक्टली फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। उस केस में नेट फोर्स 0 हो चुका है। नेट फोर्स 0 हो गया तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। देखो मूव तो कर रहा है ना, चाहे कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है, सो देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यू मूव करता रहेगा तो हर एक सेकंड में 10-10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता जाएगा। ओके, तो ये पॉसिबल है। तो नेट फोर्स 0 न्यूटन के इफेक्ट में, नेट फोर्स जब 0 होगा देन देयर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये बोल सकते हैं देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो नेट फोर्स 0 के इफेक्ट में भी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। यस, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, पर्सन होल्ड्स ए बंडल ऑफ हे over his head for 30 minutes and get tired. Has he done some work or not? Justify your answer. ये कह रहा है कि एक पर्सन है, वो हे क्या होता है? ड्राई ग्रास होती है, सूखी घास होती है। तो ड्राई ग्रास जो है उसका एक बंडल है, वो उसको अपने सिर पे कैरी करता है। तो हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में ये सारे एक्सप्लेनेशन देते हैं। वर्क डन 0 होगा, नो वर्क डन, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। जैसे ये पर्सन है जो क्या करेगा, इस हे को अपने सर पे कैरी करेगा। इस तरह से ये बंडल है एक, जिसको इसने अपने सिर पे इस तरह से कैरी किया हुआ है। और ये जो बंडल है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इट इज एक्सपीरियंसिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट इज रिटन बाय mg। तो नीचे की डायरेक्शन में ये mg फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब इस पर्सन को, इस बंडल को कैरी करने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ये मूव नहीं कर रहा है, नो डिस्प्लेसमेंट, ये सिर्फ अपने सिर पे इसको रख करके खड़ा है। तो इस समय पर इसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ता है, इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये फोर्स भी कितना होगा? mg, क्योंकि बैलेंस करना है ना। ऐसे तो है या तो नीचे आ जाएगा, या ये जो बंडल है वो ऊपर की तरफ जाएगा, या ये लोड नीचे की तरफ आएगा। तो बेसिकली ये लोड मूव नहीं कर रहा है, ये उसके सिर पे रखा हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि नेट फोर्स 0 है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? नेट फोर्स 0। और नेट फोर्स 0 है, इसको हम लोग लिखेंगे
कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है और ये पर्सन अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स कितना आएगा? 0 न्यूटन। तो mg फोर्स नीचे की तरफ, mg फोर्स ये ऊपर की तरफ लगाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और 0 न्यूटन के फोर्स में ये ऑब्जेक्ट क्या नहीं करेगा? मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या नहीं हो रहा? हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा सो दिस विल बी 0 डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूला लगाते हैं वर्क डन का। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। तो फोर्स भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, नेट फोर्स भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। और इस केस में यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? नेट फोर्स 0 है। अगर आप ये बोलते हैं वर्क डन बाय द पर्सन, चलो यहाँ मैं इसको आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वर्क डन बाय द पर्सन। अगर बाय द पर्सन लिख रहे हैं तो mg फोर्स ये ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे mg, डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है और cos थीटा, सो w इज इक्वल टू 0। तो 0 जूल का वर्क डन होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है हैज ही डन सम वर्क और नॉट, तो आंसर है नो, ही हैज डन नो वर्क। ये कोई वर्क डन नहीं कर रहा क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स तो लगाएगा, इस mg इसके वेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए, लेकिन क्या नहीं हो रहा? ये जो बंडल है ये मूव नहीं कर रहा, ना अपवर्ड डायरेक्शन में ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अगर ये मूव नहीं कर रहा तो 0 डिस्प्लेसमेंट है। अगर 0 डिस्प्लेसमेंट है तो ये कोई वर्क डन नहीं कर रहा। ये क्या नहीं कर रहा? ये कोई वर्क डन नहीं कर रहा। ओके, लेकिन अगर ये मूव करता तो कंडीशंस बदल जाती। अगर ये मूव करता तो कंडीशन चेंज हो जाती। इसमें ये बोला नहीं गया है। ये लिखा हुआ है, देखो इसमें क्लियरली होल्ड्स लिखा हुआ है, होल्ड से बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टायर्ड। और वो उसको पकड़ करके रखता है, सिर के ऊपर रखता है और क्या होता है? थक जाता है। टायर्ड होने का रीजन क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी। ये हमने इससे पहले एक दो क्वेश्चंस और भी थे उसमें भी डिस्कस किया था। ये मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है अपर डायरेक्शन में। मस्कुलर फोर्स का मतलब है कि ये अपने मसल्स के थ्रू फोर्स लगा रहा है। मसल्स एक्चुअल में क्या होती हैं? सेल्स होती हैं, और वो सेल्स क्या होती हैं? एक्सपेंड होती हैं। और उनके एक्सपेंशन का कारण क्या है? उनके एक्सपेंशन का कारण है एक केमिकल रिएक्शन, डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन जिसकी वजह से उस सेल के अंदर वाटर ज्यादा आ जाता है, और वाटर जैसे ही उसमें फिल हो जाता है वो सेल एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपेंशन के कारण वो पुल फोर्स लगा सकती है। पुल क्या होता है? पुल एक तरह का फोर्स ही होता है, पुश और पुल, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो बेसिकली मसल्स के थ्रू ये इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है। और ऐसा करने के लिए यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होगी इसकी सेल्स के अंदर, और वो सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होने से वो सेल एक्सपेंड होती है, और एक्सपेंड जब होती है मसल सेल्स तो वो पुल फोर्स लगाती है। तो बेसिकली ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होगी उससे कुछ एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये होगा कि